नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कनेक्ट साइंस। और आज के सेशन से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, वो भी बेसिक से। तो जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि यूनिवर्स हमारे दो एंटिटीज से बन के मिलके बना है। नंबर एक एनर्जी और मैटर। एनर्जी, ये तो बात समझ में आती है कि एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन है। और दूसरा मैटर, ये मैटर क्या है? जिसके पास कुछ स्पेस है और कुछ मास है, ये दो चीजें वो मैटर की कैटेगरी में आता है। तो इंडियन जो फिलोसफर थे उन्होंने बताया जो मैटर है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो क्या है, पांच बेसिक बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हैं। कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो इससे हमें पता लगा कि जो मैटर है वो किसी चीज से मिलके बना है। और वो चीज क्या है? ये पांचों है। ठीक है, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और जल। तो इट मीन्स कि इस मेटल के पास कुछ इन सब के पार्टिकल्स हो गए। तो मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, किससे? टीनी पार्टिकल से मिलके बना है। और वो पार्टिकल्स किसके हैं? ये सब पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो क्या है? मोशन में। भाई जितनी भी बॉडीज ब्रह्मांड के अंदर है वो सब क्या है? वो मैटर है। एवरीथिंग, जो भी कुछ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या है? मोशन में है। मैटर मोशन में, तो मैटर का पार्टिकल भी ऑब्वियसली मोशन में होगा। तो जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो क्या है? कॉन्स्टेंटली मूविंग है। तो इस पे एक एक्टिविटी रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1827 में एक परफॉर्म की, जिसमें क्या हुआ, वाटर के अंदर उन लोगों ने पोलन ग्रेन्स को मिक्स किया, डाला और उस पर स्टडी की। और उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या कर रहे हैं? वो रैंडम वो मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। मोशन में है, जिगजैग मोशन है। कौन सा? जिगजैग मोशन है। और इस मोशन को नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये रैंडम जिगजैग मोशन है, इसको क्या नाम दिया गया? ब्राउनियन मोशन। अब इस ब्राउनियन मोशन को कौन अफेक्ट करता है, उन्होंने ये स्टडी की। तो सबसे पहला जो था वो साइज ऑफ पार्टिकल्स था, मीन जो साइंस ऑफ पोलन ग्रेन्स था। तो उससे क्या होता था, उनके काइनेटिक एनर्जी, उनके मोशन पे क्या होता, इफेक्ट पड़ता था। तो जो फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे? पहला, द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर पोलन ग्रेन का पार्टिकल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता था। जितने छोटे पार्टिकल्स हो गए, स्मॉलर द पार्टिकल, जितने छोटे पार्टिकल्स हो गए और ब्राउनियन मोशन उतना ही अधिक होगा। जितने बड़े पार्टिकल हो गए, ब्राउनियन मोशन कितना होगा? उतना ही कम होगा। आगे देखिए, अगर टेम्परेचर की बात करें, अगर हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? हाई है, तो मोशन क्या होगा? फास्टर होगा। और टेम्परेचर अगर लो है तो मोशन भी क्या होगा? स्लो होगा। अगर वही हम विस्कोसिटी की बात करें, जिस भी लिक्विड के अंदर उसको डाला है उसकी विस्कोसिटी अगर हायर विस्कोसिटी है तो स्लोअर मोशन होगा। तो ब्रोनियन के जो मोशन है, इससे हमें प्रूफ होता है कि जो मोलिक्यूल्स है कांस्टेंट मोशन में सपोर्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की। दो चीज पता लग गई हमें, क्या? कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो क्या है? टीनी पार्टिकल्स है और वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है? स्पेस है। उनके बीच में स्पेस है, कि कुछ ना कुछ स्पेस है उनके बीच में। तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, ताकि वो जो आपस में जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस नोन एज कोहेशन। बात समझ में आई? तो हमें यहाँ पता लगा मैटर वो सब चीजें हैं जिसके स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास है। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। क्योंकि इंडियन फिलोसफर्स ने बोला कि जितने भी मैटर है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, वो पांच बेसिक चीजों से मिलके बना है: वायु, पदार्थ, अग्नि, आकाश और जल। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर क्या है? पार्टिकल्स है, वो बहुत छोटे हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच, पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में क्या है? स्पेस है। बीच में स्पेस है, तो वे आपस में क्या है? कैसे बाइंड है? तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक और फोर्स है जो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से बाइंड रख, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं, जो कि सेम सब्सटेंस के अंदर होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया गया है। नंबर वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नंबर टू, केमिकल प्रॉपर्टीज। वहीं अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, इसको फर्दर सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है कि सॉलिड मैटर होगा, लिक्विड मैटर होगा और गैसियस मैटर होगा। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट के भी आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है।
वहीं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर और इम्प्योर, प्योर है तो वो एलिमेंट और कंपाउंड में होगा, और इम्प्योर है इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज है, तो यानी कि वो क्या है, एक मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर भी टू टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इन सबको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फोकस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हमने देखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 स्टेट ऑफ मैटर आती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपका होमवर्क है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है, स्पेस है। और जो पार्टिकल्स है, मान लो ये मेरे पास कोई मैटर है, ये मैटर है, इस मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है, उसको बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। अगर हमारे पास कोर्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेरे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या होगा, वेरी लेस होगा। वहीं अगर हम बोले मीडियम है तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। वहीं अगर बात करें, अगर कोर्सिव फोर्स बहुत वीक है तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, वेरी डिस्टेंस रहेगा। कोर्सिव फोर्स अगर कम है, कोर्सिव फोर्स अगर ज्यादा है बिटवीन द पार्टिकल्स, क्या है, तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म होगी, सॉलिड स्टेट होगी। कोर्सिव फोर्स सॉलिड से कम है तो लिक्विड में आएगा, और उस कोर्सिव फोर्स बहुत कम है तो गैसेस फॉर्म में आएगा। अब ये पर्टिकुलर कितना होना चाहिए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड के अंदर कोर्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड से कम होता है, और गैस के अंदर कोर्सिव फोर्स सबसे कम होता है, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर, थोड़ा और कम दूर, और फिर सबसे कम दूर सॉलिड के अंदर होते हैं। कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पार्टिकल के बीच में कोर्सिव फोर्स कितना है। अगर कोर्सिव फोर्स ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट होगी। कोर्सिव फोर्स ज्यादा नहीं है, थोड़ा सॉलिड से कम है तो कितनी होगी, लिक्विड होगी, लिक्विड स्टेट होगी। और कोर्सिव फोर्स ना के बराबर है, कोर्सिव फोर्स ना के बराबर है तो उनके ऊपर कोई भी क्या है, फोर्स नहीं लग रहे है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, गैसेस। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो कोर्सिव फोर्स है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोर्सिव फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। भाई यहाँ पे कोर्सिव फोर्स ज्यादा है, अगर मैंने कोर्सिव फोर्स को कम कर दिया तो ये लिक्विड में आ जाएगा, और कम कर दिया तो गैसेस में आ जाएगा। एक कोर्सिव फोर्स यहाँ पे मैंने बढ़ा दूं कैसे भी करके तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, और यहाँ पे और बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। जी हाँ, कोर्सिव फोर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी मैटर की कौन सी स्टेट पढ़ी हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम मैटर को एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं बाहर से, ये एनर्जी पार्टिकल्स के पास जाएगी जो ऑलरेडी मोशन में है, किसमें है, मोशन में है। अब और एक्स्ट्रा एनर्जी आने के पास उनका मोशन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, वो उधर उधर और भागने लगेगा। इट मीन्स की कोर्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, हमारी वीक हो जाएगी, कोर्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर एनर्जी हम किसी पार्टिकल को देते हैं, भी किसी मैटर को देते हैं, तो उसके अंदर कोर्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी हम इसको देते हैं अगर किसी मैटर को। वहीं अगर हम किसी मैटर से एनर्जी को रिमूव कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सेम उल्टा हो जाएगा। तो कोर्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, कोर्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बाइंडिंग फोर्स उनके आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसके अंदर जो उनका मोशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दो सिनेरियो है, जब मैं एनर्जी को ऐड करता हूँ, एनर्जी ऐड, तो मेरे पास कोर्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वही एनर्जी को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कोर्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। तो मैटर चेंज स्टेट ड्यू टू द एनर्जी चेंज। अगर हम एनर्जी में चेंज कर दे तो उसकी एनर्जी चेंज करने से उसकी स्टेट चेंज हो। तो ऐड अगर हीट करते हैं तो पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
और इससे क्या होगा, ओवरकम द फोर्स। फोर्स कौन सी, कोसी फोर्स। कोसी फोर्स कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसके कारण उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी स्टेट। वहीं अगर हम रिमूव कर दे हीट, पार्टिकल लूज एनर्जी, ट्रैक करेगा ये, चाहे वो एनर्जी को लूज करेगा, लूज करने कोसी फोर्स क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो चेंज क्या हो जाएगी, फिर से स्टेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी स्टेट। ये एक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस। अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में आना है, कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड में आना था, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड हुआ, कहते हैं ना मेल्ट हो गया मेल्ट हो जाती है आइसक्रीम, सॉलिड होती है फिर मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। फ्यूजन भी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया, फ्यूजन वर्ड इस्तेमाल किया। इसको लर्न करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा जो हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट टंगस्टन होता है, जब वो मेल्ट होता है और वो टूट जाता है, टूटने के बाद वो क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग कि बल्ब फ्यूज हो गया। क्या होगा, जब सॉलिड से मेल्टिंग होगी तो उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। वहीं लिक्विड से अगर गैस में हमें कन्वर्ट करना है स्टेट को, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, या फिर वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेम अगर गैस से हमें कहाँ जाना है, सॉलिड जाना है, तो गैस से सॉलिड जाने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, डी सब्लिमेशन और डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या फिर डी सब्लिमेशन। हमेशा याद रखना कि गैस से जब सॉलिड जाते हैं और हमारे बीच में लिक्विड फेज नहीं आता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्टेज अटेन होती है, सॉलिड से लिक्विड बीच में कोई नहीं, लिक्विड से गैस बीच में कुछ नहीं, गैस से सीधा सॉलिड बीच में लिक्विड नहीं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर डिपोजिशन बोलते हैं। वहीं अगर हम देखा जाए, अगर हम सॉलिड से सीधा गैस पे जाए विदाउट अटेनिंग द फेज ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड फेज अटेन किए बिना अगर हम सॉलिड से सीधा गैस पे जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब गैस से कहाँ जाना है, लिक्विड जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। और लिक्विड से कहाँ जाना है, सॉलिड जाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड से हमें कहाँ जाना है, गैसेस फेज में जाना है। कहाँ से, सॉलिड से कहाँ जाना है, गैसेस फेज में जाना है। तो सॉलिड की कोसी फोर्स ज्यादा है, गैस की कम है। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे सॉलिड में कोसी फोर्स को कम कर दें, क्योंकि अभी तो सॉलिड में ज्यादा है ना कोसी फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, अगर ये कोसी फोर्स को हम कम कर दें, और कम करने से क्या होगा कि ये इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें पे हीट ऐड करनी पड़ेगी। क्या करें, हमने हीट ऐड करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे कोसी फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो गया। और उसने क्या कर दिया, सेम जो कोसी फोर्स गैसेस पार्टिकल के अंदर आते हैं वो उसने अटेन किया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। हमेशा याद रखना, जब भी हम हीट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, डेल्टा प्लस का मतलब है हीट ऐड किया हमने, हीट ऐड किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। वहीं अगर हम हीट को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि अभी गैस से मेरे को लिक्विड में जाना है, गैस के अंदर कोसी फोर्स क्या होते हैं, बहुत कम होती है। वहीं लिक्विड में गैस की कंपैरिजन में कोसी फोर्स ज्यादा होती है। या फिर उसको हम काइनेटिक एनर्जी में देखें, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर दूर तक रैंडम घूमते रहते हैं। वहीं लिक्विड के अंदर थोड़ी गैस से कम होती है। तो यहाँ पे मीन्स इनके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो क्या करेंगे, हम वो एनर्जी को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, हीट को रिमूव करेंगे, तो हीट को रिमूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके बीच में कोसी फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही लिक्विड से हम लोग जब हीट बाहर निकालते हैं, जब हम अपने फ्रीजर के अंदर पानी रखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है वो, तो लिक्विड में क्या होता है, वहां से वो हीट बाहर निकालता है। ठीक है ना, लिक्विड से जो भी हीट है वो उसको बाहर निकालेगा। हीट बाहर निकली तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की कम हो जाएगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो वो क्या होगा, कोसी फोर्स वहाँ इंक्रीज होगा, कोसी फोर्स इंक्रीज होगा तो सॉलिड फेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। हमेशा याद रखना, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, वो भी क्या करते हैं, वो अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोसी फोर्स ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ पाते, लेकिन वाइब्रेशन वहां पर भी वो क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो हमें पता लगा कि अगर हम हीट को ऐड करते तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिमूव करते तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारे पास यहाँ पे जो सब्लिमेशन है
वो हमारे पास क्या है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? सब्लिमेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वहीं डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन एक एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जहाँ पे हमें हीट को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हम गैस से सीधा सॉलिड में जाएंगे। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? तो ये आपका आंसर क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और वहीं डिपोजिशन जब है तो वहां पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। बाकी ये डायग्राम से आपके समझ में आ गया। मेन कंसेप्ट है कि उसके जो कोसी फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना, कि पार्टिकल्स जो है किसी भी फेज में जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, उनकी उस फेज के लिए पर्टिकुलर कोसी फोर्स है, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो अटेन होती है तो उसकी चेंज क्या होती है, स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो चेंज कैसे स्टेट कैसे चेंज होगी, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अब एक पॉइंट याद रखना कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, गैस से फिर सॉलिड हुआ, इसमें केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज। वहीं अगर हम देखें तो सब्लिमेशन क्या है, हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये क्या होती है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को अटेन किए बिना वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है कि इसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ड्राई आइस जो होता है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड फेज में नहीं जाता है। ऐसे ही नेफ्थलीन बॉल होती है जो हम अपने बेड के अंदर कीड़े वीड़े मारने के लिए रखते हैं, तो नेफ्थलीन बॉल सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही हम अपने मंदिर में इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं भी हम कैम्फर यूज करते हैं, तो वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, वो भी सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है। ऐसे आयोडीन क्रिस्टल्स, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें डिपोजिशन की या डी सब्लिमेशन की, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में गैस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड, किसमें, सॉलिड में होते हैं, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। और ये लिक्विड स्टेट में जाए बिना ये सीधा सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस से सॉलिड में। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फोर्स्ड फॉर्मेशन ऑन द कोल्ड विंडोज। आयोडीन वेपर्स जो होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल्स में होता है जब वो ठंडी हो जाती है। ये हो गया आपका डिसब्लिमेशन। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑन फेज चेंज देख लेते हैं। अभी मोटा मोटा देखिए तो टेम्परेचर का तो हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है फेज चेंज में। अभी हम उसके साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम का भी हम इम्पैक्ट देखते हैं। तो मेल्टिंग ये कौन सी प्रोसेस होती है, सॉलिड फेज को हमने लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया, तो इट मीन्स कि हमने क्या हुआ, एनर्जी इसको सप्लाई किया। क्योंकि सॉलिड फेज के अंदर क्या होता है, कोसी फोर्स बहुत ज्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और कोसी फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फास्टर मेल्टिंग होगी। वहीं अगर बात करें फ्रीजिंग का, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि हमें टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो ही हमारी फास्टर होगी फ्रीजिंग। बॉइलिंग, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, बॉइलिंग फास्ट हो जाती है। कंडेंसेशन, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो तो कंडेंसेशन क्या होता है, फास्ट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर में क्या होता है, अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्लाइटली लोअर कर देता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर कर देता है। वहीं अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर आप बॉइलिंग की बात करें, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आप प्रेशर है, प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर फ्रीजिंग में बात करें तो फ्रीजिंग में अगर प्रेशर को आपने इंक्रीज किया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो
इंक्रीज हो जाता है अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। याद रखें, प्रेशर को इंक्रीज करने से कंडेंसेशन भी क्या होता है, वो इजियर हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या बात करें तो माइनर इफेक्ट रहता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग पर। वहीं अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो कंडेंसेशन भी क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। मेल्टिंग का रेट इंक्रीज होगा कब, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। कब, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। फ्रीजिंग का रेट इंक्रीज होगा कब, टेम्परेचर क्या कर देगा, हम डिक्रीज कर देंगे। वहीं अगर हम बॉइलिंग का रेट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। वही कंडेंसेशन का अगर रेट इंक्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें हम मेल्ट प्रेशर की, अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग में प्रेशर को इंक्रीज किया तो फेवर करेगा। वहीं अगर बॉइलिंग में प्रेशर को इंक्रीज किया तो बॉइलिंग प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वही कंडेंसेशन, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वो क्या करेगा, उसको फेवर करेगा। अगर हमने हीट किया किसी चीज को तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा या फिर बॉयल होगा। अगर कूल किया तो फ्रीज होगा या फिर कंडेंस होगा। क्योंकि हाई प्रेशर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा। जो चीज पहले 100 डिग्री पे बॉयल होनी थी अब कितने पे हो जाएगा, 120 पे जाके बॉयल होगी। तो मीन्स क्या करता है, हार्डर टू बॉयल हो गया, बॉयल करना मुश्किल हो गया अगर हम हाई प्रेशर कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फेज चेंज है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट से पहले हम एक चीज देखते हैं, हम बात करते हैं फेज चेंज की। फेज चेंज में हम सॉलिड से कहाँ गए, लिक्विड गए। सॉलिड से लिक्विड गए। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, आइस। आइस मेरे पास है यहाँ पे, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री C। मैंने इसको हीट दिया, क्या दिया, हीट इसको दे दिया। हीट देने पर मेरे को पता है, अगर मैं इसको हीट दूंगा, ये अभी क्या है, सॉलिड है, इसमें कोसी फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। कोसी फोर्स क्या है, बिग है, ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है, वो कम है। जैसे मैंने इसको हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो कोसी फोर्स है ये कम हो जाएगा। कोसी फोर्स कम हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वो एक समय आ जाएगा वो लिक्विड के कोसी फोर्स के बराबर आ जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी भी इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री C है। अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। क्योंकि जितना इसको अटेंड करने के लिए चाहिए था, लिक्विड फेज में आने के लिए चाहिए था, हमने उतना ही हीट इसको सप्लाइड किया है। ठीक है, अभी भी अब क्या होगा, बस इसका फेज चेंज हो गया, वो लिक्विड में आ गया, और उसकी जो एनर्जी थी, ये एनर्जी जो थी उसको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, और उसका कोसी फोर्स को क्या करने, कम करने के लिए वो इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो हीट है हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो यहाँ पे सारी कंज्यूम हो गई, बट इसका टेम्परेचर अभी भी क्या है, 0 डिग्री C है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ जो हमने हीट जो सप्लाई की थी आइस को, वो क्या होगा, फेज चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो गई बस। किसके लिए, फेज चेंज के लिए इस्तेमाल हो गई। सॉलिड से लिक्विड में हमने इसको चेंज किया। बात समझ में आई। अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री C, स्टार्टिंग में 0 डिग्री C। हीट कहाँ गई, हीट एब्जॉर्ब हुई है इसका फेज चेंज करने के लिए। तो जो हीट एनर्जी फेज चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट टेम्परेचर डज नॉट राइज। टेम्परेचर हमारा कितना था, 0 डिग्री C, even though heat is supplied, because heat energy is used to overcome the intermolecular force जो हम फोर्स को कौन बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और इस हिडन हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ठीक है, बात समझ में आई। लेटेंट हीट क्या होता है, फेज चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होना है।
अगर मेरे पास एक फेज 0 डिग्री पे है तो जो चेंज होकर के फेज आया है वो भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री पे ही होना चाहिए। उस दौरान जो हीट एनर्जी इस्तेमाल हुई है, हीट यूज हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट 2 टाइप की होती है। नंबर 1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं। अब हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। जैसे आइस एट 0 डिग्री एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम वाटर एट 0 डिग्री। अगर हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर, ठीक है, मेरे पास लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, 100 डिग्री सी पे है, इसको मेरे को फेज चेंज करना है गैस में, क्योंकि इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन अब 100 डिग्री सी पे है, इसको मैंने और एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, हीट प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा, हीट प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, कोसिव फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो फेज चेंज हो जाएगा, गैस में जाएगा। अभी भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये इसका क्या है, ये बोइलिंग पॉइंट है ना, क्या है, बोइलिंग पॉइंट। बोइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री। अभी भी यहाँ पे क्या है, बोइलिंग पॉइंट पे ही वो क्या होगा, फेज चेंज हुआ है, ठीक है, किस पे हुआ है, बोइलिंग पॉइंट पे ही फेज चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई। तो जो ये हीट है तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये हीट इसकी फेज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की गई है। अभी देखो 100 डिग्री सी पे वाटर है आपके पास, और 100 डिग्री सी पे आपके पास स्टीम है, ठीक है, ये मेरे पास लिक्विड फेज में है, ये मेरे पास गैसेस फेज में है। मेरे को पता है कि लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐड करनी पड़ेगी हीट, क्योंकि फेज चेंज करना है, सेम टेम्परेचर पे फेज चेंज करना है, तो आपको इसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा, गैस होगा। तो गैस पे क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि जब आपने इसको ऐड किया तभी तो गैस बना हो, तो गैस पे ज़्यादा एनर्जी है किसके मुकाबले, लिक्विड के मुकाबले। कितने डिग्री सी पे, 100 डिग्री सी पे। बात समझ गई। टेम्परेचर दोनों का 100 डिग्री सी है, लेकिन एनर्जी किसके पास जाता है, गैस के पास जाता है। तो सेम आप एग्जांपल देख लेते हैं, कॉफी मेकर जो होता है, कॉफी मेकर जो है वो स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। उसी टेम्परेचर पे अगर स्टीम का इस्तेमाल करें तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड के। बात समझ में आई। एक नोट देख लेते हैं, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है एक स्टेट का, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था उसका क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंशन होगा, उसके अंदर एक्सपेंस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट होता है अगर हम फेज चेंज करते हैं, लेकिन हीट सप्लाइड इज द लेटेंट हीट, और जो सप्लाइड हीट क्या होती है, वो लेटेंट। अब बात करते हैं हम लोग इवेपोरेशन की। इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी हाई एनर्जी पार्टिकल एस्केप from the surface of the liquid and change into gas without the liquid reaching its boiling point। हमने जो देखा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या था, लिक्विड था 100 डिग्री सी, इसका बोइलिंग पॉइंट पे ऐड कर दिया हमने हीट, क्या हो गया, गैस हो गया, किस पे, 100 डिग्री सी पे, बोइलिंग पॉइंट। ये एक कंडीशन हो गई। इवेपोरेशन क्या है, अगर ये लिक्विड बिफोर 100 डिग्री सी कन्वर्ट हो जाता है गैसेस, ठीक है, बिफोर 100 डिग्री सी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर 100 डिग्री सी। क्योंकि वेपोरेशन में हमने क्या देखा, लिक्विड वगैरह देखा, बॉइलिंग पॉइंट पे देखा, बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद उसका फेज चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, और ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये हमेशा सरफेस पे होता है किसी भी। वहीं अभी हम आगे देखें तो इवेपोरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स है जिसके पास हाई एनर्जी आ गई। अब मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है वाटर का, ये वाटर बोतल, ये वाटर ग्लास है, ये सरफेस, इसके अंदर पानी है, ये पानी है इसके अंदर। अब ये जो पार्टिकल है यहाँ जो सबसे ऊपर है, जो सन के सामने इधर एनर्जी ले रहा है, इसके पास तो एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो क्या हुआ,
तो इसके पास जब ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो ये निकल जाएगा, लेकिन जो चेंज है गैस में हो जाता है विदाउट द लिक्विड रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही उसका फेज क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, और ये सभी टेम्परेचर पर। अनलाइक बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। क्या है ये, बल्क फिनोमिना है। और इवेपोरेशन अगर ओनली एट सरफेस, ये क्या होता है, सरफेस पे होता है। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, और जिसके कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज कर दो, क्योंकि एक सरफेस फिनोमिना है, जितना बड़ा सरफेस होगा इवेपोरेशन इतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्या है ये, सरफेस फिनोमिना है। तो ये सरफेस जितना आप ज्यादा इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन इतना ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ये भी क्या होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी आएगी तो जल्दी जल्दी वो। ह्यूमिडिटी अगर आपने इंक्रीज कर दी तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे कि कैसे ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट इवेपोरेशन पर होता है। विंड एनर्जी देखे, अगर आपने विंड एनर्जी इंक्रीज कर दी, विंड स्पीड इंक्रीज कर दी, तो इट मीन्स कि आपने इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। तो वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए उनको हम परफॉर्म करेंगे, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपना परसेप्शन जरूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।